हाय एवरीवन। तो डेटा स्ट्रक्चर यूनिट 1 का आज जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्क्राइब असिम्प्टोटिक नोटेशन इन डिटेल। ठीक है, तो यूनिट 1 में जो दूसरा सवाल मैंने अपलोड किया था उसमें था टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो आज का सवाल है असिम्प्टोटिक नोटेशन। तो असिम्प्टोटिक नोटेशन ना सिंपली ये है, जो हमारा टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होता है ना किसी एल्गोरिदम की, तो उसको हम मेजर करने के लिए एक मैथमेटिकली किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे ये तो चाहिए ना। यानी कि कोई एल्गोरिदम को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए उसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को कुछ नोटेशन तो चाहिए ना, उसी को ही हम असिम्प्टोटिक नोटेशन बोलते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, असिम्प्टोटिक नोटेशन आर मैथमेटिकल टूल यूज टू डिस्क्राइब द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिदम एज द इनपुट साइज एंड इंक्रीजेस वेरी लार्जली। ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी जब इनपुट साइज इंक्रीजेस वेरी लार्जली या फिर इन्फानाइटली, इसका मतलब क्या है। मैंने बताया था कि जो टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसकी जो इनपुट साइज पर डिपेंड करती है। किसी भी एल्गोरिदम की टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी उसकी इनपुट साइज पर डिपेंड करती है। यानी कि एन है या फिर कि एन स्क्वायर है उसकी इनपुट साइज, या फिर कि लॉग एन है या फिर एन लॉग है, एन लॉग एन है। कुछ पॉपुलर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, आप जरूर देखना उस लेक्चर 2 में। तो जब उसकी जो इनपुट साइज जब बढ़ती है ना, तो उसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है। यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है कि जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो एक्चुअल टाइम की बात नहीं होती है, जैसे कि 3 सेकंड 4 सेकंड, ऐसा नहीं होता है। नंबर ऑफ इनपुट साइज पर डिपेंड करती है। ये मैंने बताया भी था कि आपका जब ये फोर लूप था ना, ये फोर लूप इंटीजर आई से लेकर के 1 तक गया, और आई लेस देन इक्वल टू मान के चलो 100, और मैंने आई प्लस प्लस करवाया और मैंने यहाँ पे कुछ प्रिंट करवा दिया। ठीक है, तो ये 100 टाइम प्रिंट होता, पर यही जबकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन कर दे तो वो एन टाइम प्रिंट होता है ना। अगर यही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सॉरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी इनपुट साइज, ये क्या है इनपुट साइज, ये जो इनपुट साइज है ना, इनपुट साइज अगर 100 करूँ तो आपका लूप 100 बार चलता, 200 करूँ तो 200 बार चलता, 300 करूँ तो 300 बार चलता। तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑपरेशन बढ़ रहा है, तो यही अगर नंबर ऑफ ऑपरेशन में एन टाइम्स कर दूँ तो ये एन टाइम्स चलते है ना। एन स्क्वायर कर दूँ तो एन स्क्वायर टाइम चलते, लॉग एन कर दूँ तो कुछ इस तरीके से चलते। तो यहाँ पे जो आपके नंबर ऑफ इनपुट साइज है अगर वो बहुत ही लार्जली इंक्रीज करते हैं ना, तो तब आपके टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वेरी करते हैं। लार्जली का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होंगे फेसबुक और इंस्टाग्राम के एप्लीकेशंस, वहाँ पे नंबर ऑफ इनपुट यानी कि जो यूजर होते हैं, नंबर इनपुट मतलब कि यूजर जो यूजर होते हैं वो बिलियन और मिलियंस में होते हैं। तो वहाँ पे जब लार्जली होते हैं ना, तो वहाँ पे एल्गोरिदम बनाना बहुत ही हेक्टिक होता है इंजीनियर के लिए। वो बहुत सोच समझ कर एल्गोरिदम बनाते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और उसी को मेजरमेंट किया जाता है कि ये एल्गोरिदम की परफॉर्मेंस और इफिशियंसी कैसा है, और उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एसिम्प्टोटिक नोटेशन के थ्रू करते हैं। तो ये कुछ बेसिक आइडिया हो गया ना। ठीक है, एसिम्प्टोटिक नोटेशन मैथमेटिकल टूल है जो डिस्क्राइब करता है टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को ऑफ एन एल्गोरिदम। ठीक है, एज द इनपुट साइज एंड इंक्रीजेस वेरी लार्जली। यहाँ पे देखना कि जो एसिम्प्टोटिक नोटेशन क्या करता है, इट हेल्प्स टू कंपेयरिंग परफॉर्मेंस एंड इफिशियंसी ऑफ डिफरेंट एल्गोरिदम्स विदाउट डिपेंडिंग ऑन द स्पीड ऑफ कंप्यूटर और कंपाइलर। तो मैंने बताया था ना कि जो आपके टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो सर्वर पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम आपने देखा होगा, भले आपका सर्वर थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, आपका मोबाइल लैपटॉप थोड़ा ऊपर नीचे चल सकता है, ठीक है, उस पर डिपेंड नहीं करता है। वो डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ यूजर आ रहे हैं, तो एल्गोरिदम कितना स्मार्ट होना चाहिए, कितना इफिशिएंट, कितना पावरफुल होना चाहिए। तो नंबर ऑफ इनपुट साइज पर डिपेंड करता है। ठीक है, वो स्पीड ऑफ कंप्यूटर और कंपाइलर पर डिपेंड नहीं करता है। इट ओनली फोकसेस द ग्रोथ रेट, यानी कि इट ओनली डिपेंड ऑन द ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट को वही बात रनिंग टाइम बोलते हैं। ग्रोथ रेट इसको ही बोलते हैं कि यह एन टाइम्स बढ़ रहा है, या फिर लोग एन टाइम्स बढ़ रहा है, या फिर कॉन्स्टेंट टाइम बढ़ रहा है। ठीक है, कांस्टेंट टाइम बढ़ रहा है, मैंने दूसरे लेक्चर में बताया था, आप जरूर देखना। ठीक है, यूनिट 1 का जो दूसरा क्वेश्चन था, तो कुछ पॉपुलर टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है। आपका एल्गोरिदम एन टाइम बढ़ रहा है, उसी को ग्रोथ रेट बोलते हैं, या फिर लॉग एन टाइम इसकी ग्रोथ रेट है, या फिर कांस्टेंट टाइम इसकी ग्रोथ रेट है, या फिर एन स्क्वायर टाइम यानी कि क्वाड्रेटिक टाइम इसकी ग्रोथ रेट है। तो जिस ग्रोथ रेट से बढ़ता है ना, उस पर डिपेंड करता है। तो हम एसिम्प्टोटिक नोटेशन में यही फोकस करते हैं ग्रोथ रेट पर ऑफ एन एल्गोरिदम एज इट इनपुट साइज इंक्रीजेस। तो ये बहुत ही सिंपल रहा ना, एसिम्प्टोटिक नोटेशन समझ में आ गया ना। अब जो एसिम्प्टोटिक नोटेशन है वही 3 तरीके से हम टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को दर्शाते हैं। एक बिगो नोटेशन होता है, एक ओमेगा नोटेशन होता है, एक थीटा नोटेशन होता है। अब यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, जो बिगो नोटेशन होता है अपर बाउंड को बताता है यानी वर्स्ट केस को बताता है, और जो ओमेगा नोटेशन होता है ये लोअर बाउंड यानी बेस्ट केस को बताता है, और जो थीटा नोटेशन होता है वो टाइट बाउंड यानी एवरेज केस को बताता है। हमारे लिए क्या हो, देखो
कोई भी एल्गोरिदम की टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जितनी कम होती है वही हमारे लिए बेस्ट एल्गोरिदम होता है ना। यहाँ पे देखो, इन तीनों को समझने के लिए ना मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, बस थोड़ा सा टाइम लगाना, ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे देखो दो लड़के हैं, ठीक है। एक ये क्या लिख दिया मैंने, एक रोहन है, ठीक है, और एक सोहन है, ठीक है। अब सोहन को बनवाना है एक घर, ठीक है, सोहन को घर चाहिए। अब रोहन जो है एक कोई कॉन्ट्रैक्टर है, कोई ठेकेदार है जो घर बनवाता है। अब सोहन ने रोहन से बोला कि भाई मेरे घर बनवा दे। तो रोहन बताता है एक अपने कैलकुलेट करता है दिमाग में, ठीक है। वो बताता है कि भैया इस घर को बनाने के आपको 15 लाख लगेंगे। वो एक प्राइस सेट किया, ठीक है, 15 लाख लगेंगे उस घर को बनाने में, ठीक है। इसने एक मोटा मोटा या फिर मोटा मोटा बोल या फिर एक एवरेज प्राइस बोल दिया ना कि जरूर नहीं है 15 लाख लगे, मतलब 14 लाख भी लग सकता है, 16 लाख भी लग सकता है। तो उसने बताया कि भैया एक एवरेज प्राइस बताता हूँ, ठीक है, यानी कि 15 लाख के ऊपर नीचे लग सकता है। जैसे आपने देखा होगा ना, कोई दुकान में अगर आपको शूज़ खरीदना है, पैंट खरीदना है, तो वो बोलेगा कि इसके प्राइस आपको मैं 700 में दे दूंगा। लेकिन कई बार होता है कि वो कस्टमर को 1000 में भी बेच देता है उसी प्रोडक्ट को, और उसी प्रोडक्ट को कम करके 600 में भी बेच देता है। तो वह एक आपने एक एवरेज प्राइस बताया, ठीक है। उसके बाद होता क्या है, ध्यान से देखना, कुछ इंटरेस्टिंग बातें निकलती हैं यहाँ पर। उसके बाद क्या होता है कि जो रोहन है फिर सोचता है, ठीक है, मतलब कि 1 घंटे बैठता है, फिर सोचता है अपने कैलकुलेशन से, फिर दिमाग में लगाता है कि नहीं, अगर मान के चलो कल की अगर महंगाई बढ़ गई, जो रोड होते हैं, छड़ होते हैं, सीमेंट होते हैं, मिट्टी होती है, ठीक है, मिट्टी, ठीक है, ईंटें हो गए, और उसकी प्राइसेस बढ़ गई, तो भाई 20 लाख भी लग सकते हैं। यानी कि सोहन का घर बनाने में मुझे 20 लाख भी लग सकते हैं। तो वो बोलता है कि नहीं सोहन देखो, घर बनाने के लिए 20 लाख रुपए लगेंगे, ठीक है। इसने 20 लाख क्या किया, 15 से ज़्यादा ऊपर इसने एक अपर बाउंड अपर बाउंड सेंड नहीं, अपर बाउंड उसने सेट कर दिया। ये क्या हो गया, अपर बाउंड इसने सेट कर दिया। और ये किसके लिए, एक वर्स्ट केस के लिए गया, वर्स्ट केस, ये वर्स्ट केस बोलते हैं इसको। यानी कि इसने जो 20 लाख बताया ना, इस सोहन से वादा करता है कि देख कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, गवर्नमेंट बदल जाए, आपदा आ जाए, महंगाई कितनी भी बढ़ जाए, पर ये 20 लाख से 1 रुपये भी ज़्यादा नहीं लगेंगे इस घर को बनाने में। यानी उसने एक अपर बाउंड, ये बाउंड है, अपर बाउंड सेट कर दिया इस वर्स्ट केस के लिए। यानी वर्स्ट केस समझते हो ना, वर्स्ट केस वही हुआ कि मतलब कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कितना भी माथा पेची कर लूँ, ठीक है, कि 20 लाख रुपये ज़्यादा लगेंगे नहीं, ठीक है। अब देखो, अब एक और इंटरेस्टिंग बात निकलता है, ठीक है। इसने अपर बाउंड सेंड कर दिया। अपर बाउंड किसको बोलते हैं, अपर बाउंड यानी वर्स्ट केस बीगो नोटेशन को बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। अब थोड़ा सा एक और मज़ेदार बात आता है। अब क्या होता है कि रोहन जो है, जो ये कॉन्ट्रैक्टर है, फिर से सोचता है, फिर सोचता है कि नहीं, उसने मार्केट एनालिसिस किया, उसको लगा कि नहीं यार, मैंने देखा कि जो प्राइसेस है वो घटने वाली है। यानी जो छड़, सीमेंट, जो ईंटें होती है, मिट्टी होती है, जो भी वगैरह, जो भी घर बनाने के लिए जो कंपोनेंट्स होते हैं, उसकी प्राइसेस घटने वाली है। तो वो सोहन को एक प्राइस फिक्स करता है, बोलता है कि भैया देखो 10 लाख रुपए लगेंगे, मैं ये एग्जैक्ट बता रहा हूँ, यानी 10 लाख रुपए लगेंगे, ठीक है, 10 लाख से कभी भी ऊपर नीचे नहीं होगा। ये इसने क्या किया, सोहन के लिए, सोहन के घर बनाने के लिए इसने एक लोअर बाउंड सेट कर दिया, सेंड नहीं सेट कर दिया, लोअर बाउंड सेट कर दिया। और ये क्या हुआ, एक बेस्ट केस हो गया, वेस्ट केस। और लोअर बाउंड किसके लिए था, ये ध्यान में रखना, जो ओमेगा नोटेशन था इसके लिए लोअर बाउंड था, यानी बेस्ट केस था। मैं भी बताऊंगा आगे, ध्यान से देखना। तो इसने एक लोअर बाउंड सेट कर दिया, लोअर बाउंड सेट कर दिया। अब यहाँ पे आपको क्या हुआ, पहले जब उसने प्राइस बताया तो उसने एक एवरेज केस बताया, एवरेज केस, यानी इसको ना, एवरेज केस को यहाँ पे देखना, इसको हम थीटा नोटेशन से बताते हैं। तो एवरेज को इसको हम टाइट बाउंड बोलते हैं, तो इसको हम एक टाइट बाउंड बोल सकते हैं, ठीक है, टाइट बाउंड, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये क्या है, तीनों आपके एक एल्गोरिदम्स है, ठीक है, एक 3 एल्गोरिदम। एक होता है कि एल्गोरिदम चलो वर्स्ट केस हुआ, एक एल्गोरिदम बेस्ट केस हुआ, और एक एल्गोरिदम एवरेज केस हुआ। अब देखो, एक्चुअल में देखा जाए, मैथमेटिकली कैलकुलेट करें, तो हम एल्गोरिदम वही चूज करेंगे ना जिसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कम है, जिसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कम है, हम वही एल्गोरिदम चूज करेंगे। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि जो रियल लाइफ होते हैं ना, हमारे रियल लाइफ दैनिक जीवन में जो इंटरव्यू आप जब देने जाते हो, या फिर इंडस्ट्री लेवल की जो एल्गोरिदम्स होते हैं, वो हमेशा वर्स्ट केस चूज करती है, वर्स्ट केस यानी कि अपर बाउंड चूज करती है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों है कि रियल लाइफ में जो लोग हैं वो हमेशा वर्स्ट केस को ही चूज करते हैं, जबकि मैथमेटिकली हमें लोअर बाउंड को ही चूज करना चाहिए, बेस्ट केस तो यही है।
अब एक सेकंड में आपको बताता हूँ, ठीक है। अगर ये रोहन जो है किसी एक इंसान का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, मतलब रोहन जो है किसी एक इंसान का ठेका लिया है घर बनाने का, पर अगर रोहन के पास, ठीक है, सोहन भी है, और सोहन जैसे अगर 100 और इस तरीके से लोग होते जिनका घर बनवाना है, तो रोहन को क्या करना पड़ता? रोहन इतना कैलकुलेशन करता? नहीं करता। लोहन बोला, जो रोहन था वो क्या करता, उसके लिए सबके लिए अपर बाउंड सेट करता कि भैया सभी लोग मुझे 20-20 लाख रुपए दो, 20-20 लाख से 1 रुपये ज़्यादा नहीं लगेगा, भले 1-2 लाख बच जाए, पर वो एक अपर बाउंड सेट करता है कि भैया 20 लाख रुपए तो 20 लाख से, यानी 15 से 20 के बीच में ही वो प्राइसेस बोलता है, लेकिन वर्स्ट केस यही है कि 20 लाख से 1 रुपये ज़्यादा नहीं लगते, तो वो 20 लाख ही सभी कस्टमर के लिए बोलता। हो सकता है 1-2 पर्टिकुलर कस्टमर के लिए, या फिर मान के चलो 100 लोग हैं, 100 लोगों के लिए अगर वो 10 लाख सेट कर देता है। पर अगर यही रोहन है, रोहन को अगर मिलियन में अगर यूजर है, मिलियन में यूजर का अगर एक ही साथ घर बनाना हो, ध्यान से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ। मान के चलो 100 है, ठीक है, 100 के लिए उसने 10 लाख बोल दिया, पर अगर मार्केट ऊपर नीचे हुआ तो एवरेज बाउंड भी आ सकता है, मतलब एवरेज केस और वर्स्ट केस भी तो आ ही सकता है ना। और इसके लिए रोहन के लिए अगर मिलियन बिलियन में अगर यूजर होता तो भाई रोहन इतना पंगा ही नहीं लेता, वो सबके लिए एक अपर बाउंड सेट कर देता, 20 लाख रुपए सेंड कर देता। यही होता है, ध्यान से देखना, जो फेसबुक और इंस्टाग्राम होते हैं वहाँ पे यूजर लिमिटेड थोड़ी ना आते हैं, 100,000 लाख थोड़ी ना होते हैं, मिलियन बिलियन में होते हैं। तो उसके लिए वर्स्ट केस हमेशा ध्यान में रख करके एल्गोरिदम बनाया जाता है, यानी अपर बाउंड सोचकर एल्गोरिदम बनाया जाता है कि चलो अगर करोड़ों इतना आए ना, उस वो मतलब वो सेट कर देते हैं कि चलो अगर मिलियन बिलियन में यूजर आते हैं तो हमारे प्लेटफॉर्म चल जाएगा, भले थोड़ा स्लो चले कोई दिक्कत नहीं, भले सर्वर थोड़ा सा डाउन हो जाए, ठीक है, सर्वर थोड़ा सा डाउन हो जाए, अगर बिलियन में यूजर आ रहे हैं तो सर्वर थोड़ा सा डाउन हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम से कम बिलियन लोगों को तो संभाल रहा है ना। यानी जो रोहन है कम से कम मिलियन लोगों का घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट एक ही साथ साइन किया है, तो कम से कम संभाल ले रहा है ना कि 20 लाख से 1 रुपये ज़्यादा नहीं लगेंगे। आप समझ रहे हो ना? हाँ, तो ये जो लोअर बाउंड होता है, ये ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ली जाएंगे, पर ये लिमिटेड लोगों के लिए, अगर 100-200 लोग हैं चलो 10 लाख हो गया, ठीक है। पर अगर इसके लिए रोहन के लिए अगर मिलियन में यूजर होते, मिलियन में घर बनाने वाले होते, तो सबको 20 लाख बताता। तो ये कुछ होता है बिगो नोटेशन और ओमेगा नोटेशन और थीटा नोटेशन की कुछ जो रियल लाइफ चीज़ है ना, वो होती है। अब यहाँ से ध्यान से देखना, इसमें करना क्या है, जो हम अभी नोटेशंस को पढ़ेंगे, आपके पास 2 फंक्शन होंगे। मैंने बताया कि टाइम और जो और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है, या स्पेस है, टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है, वो फंक्शन ऑफ इनपुट साइज एन पर डिपेंड करती है। तो आपके पास 2 फंक्शन होंगे, एक एफ एन फंक्शन होगा और एक जी एन फंक्शन होगा, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है ना, हम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मल्टीपल एल्गोरिदम्स बनाते हैं ना, तो 2 फंक्शन बोल सकते हो या फिर 2 एल्गोरिदम मान लो, ठीक है। तो ओमेगा बिगो नोटेशन में क्या होगा, बिगो नोटेशन अपर बाउंड बताता है। ये जो एफ एन है ना, एफ एन को ना आप एक स्टैंडर्ड एल्गोरिदम मान लो, ये एक एफ एन जो है आपका एक स्टैंडर्ड एल्गोरिदम मान लो, मैं ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, अभी कॉन्सेप्ट में बताऊँगा। इसको ना एफ एन को एक स्टैंडर्ड एल्गोरिदम मान लो। अब हमें सिर्फ जी एन को कंपेरिजन करना है, जी एन को ही हमें सेट करना है। तो बिगो नोटेशन के लिए आप क्या करोगे, बिगो नोटेशन के लिए क्या करोगे, बिगो नोटेशन के लिए जब बिगो नोटेशन क्या था, अपर बाउंड था, और एफ एन क्या है, एक स्टैंडर्ड प्राइस बता दिया, यानी ये जो एफ एन है ना, ये आपका एवरेज वाला प्राइस है, यानी 15 लाख वाला प्राइस है। तो बिगो नोटेशन के लिए क्या होगा, बिगो नोटेशन के लिए आपको जी एन जो फंक्शन है उसको बड़ा बनाना पड़ेगा एफ एन से। ये हो गया बिगो नोटेशन में, ठीक है, बिगो नोटेशन में ये होगा। उसके बाद जो हमारा ओमेगा नोटेशन, मैंने बताया ओमेगा नोटेशन लोअर बाउंड यानी बेस्ट केस को बताता है। तो ओमेगा नोटेशन के लिए क्या होता, जी एन क्या होता, ये एफ एन क्या है, एवरेज, मैंने बताया ना 15 लाख है, ठीक है, ये 15 लाख, और बिगो नोटेशन के लिए ये क्या हो जाता है, ये 20 लाख हो जाता, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करोगे, मैं बताऊंगा अभी आगे, नोट्स दिखाऊंगा तो और समझ में आ जाएंगे। उसके बाद थीटा नोटेशन के लिए आप क्या करोगे, थीटा नहीं ओमेगा नोटेशन, ये ओमेगा नोटेशन है। मैंने बताया ओमेगा जो था आपका वो लोअर बाउंड या बेस्ट केस को बताता है, यानी ओमेगा नोटेशन आपका लोअर बाउंड और ये बेस्ट केस बताता है। तो बेस्ट केस क्या है, 10 लाख ना, तो जाहिर सी बात है अगर ये जी एन अगर 10 लाख होता तो क्या होता, एफ एन से छोटा होता, आपके पास जो फंक्शन था इस फंक्शन से छोटा आपका जी एन होता, कुछ इस तरीके से ओमेगा नोटेशन के लिए। उसके बाद जो थीटा नोटेशन है, थीटा नोटेशन, थीटा नोटेशन, थीटा नोटेशन क्या है, ये टाइट बाउंड या एवरेज केस को बताता है। तो जो आपका 15 लाख है वही तो एवरेज केस है, यानी एफ एन जो है ये एवरेज केस है। तो एफ एन किसके किसके बीच में लाई करता, ये लाई करता
छोटा से छोटा क्या होता है, ये 10 लाख से ऊपर होता है, यानी 10 लाख वाले से ऊपर होता है, और 15 लाख और 20 लाख वाले के बीच में लाई करता है जो एफ है। अगर ये बातें हमें नहीं समझ में आई है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं भी आगे बताता हूँ किस तरीके से आपको करना है। थोड़ा सा हम बिगो नोटेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो मैंने बताया था ना कि जो इंडस्ट्री होती है वो हमेशा बिगो नोटेशन को ही लेती है, यानी वर्स्ट केस को ही लेती है। तो आपने जब भी जब एल्गोरिदम बनाओगे ना, अगर आपको टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करने को बोला जाए तो रियल लाइफ में हमेशा आप वर्स्ट केस को ही लोगे, यानी बिगो नोटेशन में ही आप उसको बताओगे। तो मैंने बताया कि जो इनपुट साउज होते हैं वो एन में हो सकता है, लोगिन हो सकता है, एन लोगिन हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से उसकी ग्रोथ रेट हो सकती है कि एन टाइम बढ़ रहा है, लोगेन टाइम बढ़ रहा है, एन लोगेन टाइम बढ़ रहा है, या क्वाड्रेटिक टाइम एन स्क्वायर टाइम बढ़ रहा है। तो बिगो नोटेशन में क्या करोगे, एन स्क्वायर कर दोगे, इसको ब्रैकेट में डाल के बगल में ओ लिख दोगे, तो ये बिगो नोटेशन हो जाता है। अब ये थोड़ा सी थ्योरी पढ़ लो कि बिगो नोटेशन क्या है। इट डिस्क्राइब द वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिदम। जो बिगो नोटेशन है वो वर्स्ट केस को बताता है, ठीक है, मैंने बताया था। इट गिव्स द अपर बाउंड रनिंग टाइम ऑफ एन एल्गोरिथम। रनिंग टाइम बोले या फिर ग्रोथ रेट बोले, दोनों बात सेम ही है। मैंने बताया ना, ग्रोथ रेट एन टाइम हो सकता है, ग्रोथ रेट आपका लोगेन टाइम हो सकता है, ग्रोथ रेट एन स्क्वायर टाइम हो सकता है। तो जो आपका बिगो नोटेशन है, पहली बात ये वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी को बताता है, बहुत बढ़िया। दूसरी बात ये अपर बाउंड ग्रोथ रेट या अपर बाउंड रनिंग टाइम ऑफ एन एल्गोरिथम को बताता है, यानी दैट मीन्स एल्गोरिथम विल नेवर टेक मोर टाइम देन इट्स लिमिट। तो मैंने बताया जो बिगो नोटेशन था, बिगो नोटेशन क्या है, यही आपका 20 लाख वाला है। 20 लाख वाला है कि यानी कि इसके लिमिट से ज़्यादा टाइम ले ही नहीं सकता। इसकी लिमिट मान के चलो उसने 15 लाख सेट कर दी, यानी कि एल्गोरिदम विल नेवर टेक मोर टाइम देन इट्स लिमिट। समझे, ये हो गया बिगो नोटेशन में। अब यहाँ पे देखो, लेट सपोज एफ एन और जी एन दो फंक्शन है। मैंने बताया कि जो इनपुट साइज एन होते हैं उसको दो फंक्शन के रूप में हम बताते हैं। और जो मैंने बताया कि एफ एन को आप 15 लाख वाला एग्जाम्पल लेकर समझना, ठीक है, ग्राफ तभी आप ड्रॉ कर पाओगे, समझ पाओगे। एफ एन एंड जी एन टू पॉजिटिव फंक्शन वेयर एफ एन, जो आपका फंक्शन एफ एन है वो ओमेगा नोटेशन यानी ओ जी एन कब कहलाएगा। मैंने बताया है ना ओमेगा नोटेशन किस तरीके से लिखना है। यहाँ पे इनपुट साइज लिखना, ब्रैकेट में डालना, बगल में ओ लिख देना, तो ओमेगा नोटेशन। तो जो एफ एन है वो जी एन कब कहलाएगा, यानी कि सो एफ एन सेट टू बी ओ जी एन, यानी कि जो फंक्शन है सेट टू बी ओमेगा नोटेशन जी एन का, यानी जी एन फंक्शन का, इफ देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव कॉन्स्टेंट सी एंड एन नोट सच दैट। ये मैं बताता हूँ अभी क्या है, ठीक है, ध्यान से देखो। यहाँ पे आपको सबसे पहले ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ करना है। ये जो ग्राफ है, सबसे पहले ये आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया और ये आपका इनपुट साइज एन हो गया। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पता चाहिए, आप इसका ग्रोथ रेट लिख सकते हो यहाँ पे, चाहे इसका रनिंग टाइम लिख सकते हो इस जगह पे, ठीक है। और एन नोट क्या है, मतलब कि दो फंक्शन है तो कभी मीट करेंगे तो उसकी कुछ एक वैल्यू आएगी ना, तो एन नोट मैंने बता दिया। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से हो गया बिगो नोटेशन का ग्राफ। और यहाँ पे देखो एफ एन जो फंक्शन है वो ओ जी एन, यानी कि जो फंक्शन है आपका वो ओमेगा नोटेशन ओ जी एन कहलाया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे इसको आप नीचे इक्वल लिख दोगे, ठीक है। यहाँ पे जो फॉर्मूला क्या था, यानी कि दो देखो, एफ एन क्या है, ये एवरेज केस यानी 15 लाख वाला केस है। तो बिगो नोटेशन के लिए जी एन क्या होना चाहिए, 15 लाख से ऊपर यानी 20 लाख। तो जी एन देखो बड़ा होना चाहिए, यानी एफ एन लेसर देन इक्वल टू सी और जी एन। सी और ये मल्टीप्लाई है, मतलब डॉट मल्टीप्लाई है, सी जी एन। यही होता है आपका वर्स्ट केस या बिगो नोटेशन के लिए ये फॉर्मूला होता है। तो समझे ना कि जो आपका बिगो नोटेशन था वो फंक्शन से बड़ा होगा, यानी कि अपर बाउंड तक होगा। तो देखा मैंने फंक्शन एफ एन से अपर बाउंड सी डॉट जी एन को सेट करा है, जहाँ पे एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट है। अब मैं इसको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, मैं अभी नोट्स में दिखाऊंगा। मान के चलो आपका एक फंक्शन है 2n² + 4, और बिगो नोटेशन की फॉर्मूला क्या थी, जो आपका फंक्शन है वो लेसर देन इक्वल टू सी डॉट जी एन होना चाहिए। अब इसकी मैं बोलूँ, इसकी आपकी बताओ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वैसे एन स्क्वायर से होती है। जब भी आपको क्वेश्चन मिलता है ना, तो एन स्क्वायर की सबसे बड़ी वाली टर्म यानी वर्स्ट केस वाली लेना है। तो इसमें से सबसे बड़ा क्या है, एन स्क्वायर है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर होगा। कैसे होगा देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो। फंक्शन जो 2n² + 4 है, हमको एक जी एन सेट करने का, ऐसा फंक्शन सेट करना है जो बिगो नोटेशन को सेटिस्फाई करे। तो यहाँ पे अगर मैं 2n² + 4 लिख दूँ, अब इसको लेसर देन इक्वल टू, तो 2n² + 4 से हमें कुछ यहाँ पे बड़ी वैल्यू सेट करनी है, ठीक है। और यहाँ पे ना जो बिगो नोटेशन में ये इंपॉर्टेंट होता है, हम जो बड़ी वैल्यू लेंगे ना वो सबसे लीस्ट बिगर वैल्यू लेंगे, यानी कि बड़ी वैल्यू तो लेंगे पर लीस्ट बिगर वैल्यू लेंगे। तो 2n² से ये बताओ, 2n² से कोई बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है, n² ही होगी, ठीक है, n² ही होगी। अब यहाँ पे हमको यानी कोई कांस्टेंट बताना है, तो 2n² 4 से यहाँ पे गेस करो कौन सा मैं कांस्टेंट वाली वैल्यू रखूँ, गेस करो। अगर मैं यहाँ पे आपको 2 रख दूँ,
तो क्या ये सेटिस्फाई हो रही है कि 2n² + 4 लेसर देन इक्वल टू 2n²? नहीं, ये गलत हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे 3 रख दूँ, एक और बढ़ाकर रख दूँ, तो ये हो गई आपकी 2n² + 4 लेसर देन इक्वल टू 3n²। तो ये आपका क्या सेट कर रहा है, हमने इसकी अपर बाउंड सेट कर दी। अपर बाउंड हमने, यानी कि अपर बाउंड क्या है, यानी कि बिगो नोटेशन वाली अपर बाउंड वर्स्ट केस, तो हमने अपर बाउंड इसकी सेट कर दी 3n² होगा। ये कांस्टेंट होना, ये सोच समझकर हमें लिखना पड़ता है। तो 2n² + 4 की अपर बाउंड क्या है, यानी कि वो 20 लाख वाली वैल्यू क्या होगी, 3n² होगी। तो हमने यहाँ पे इसकी एक अपर बाउंड सेट कर दी। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ, अब यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला में क्या था, फॉर्मूला में यहाँ पे था कि n > n0, ठीक है, और c एक कांस्टेंट था। अब यहाँ पे देखो वैल्यू निकालोगे तो 2n² इधर गया तो n² और ये 4 हो जाएगा। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, n की वैल्यू आपकी आ जाएगी ये n², तो n की वैल्यू > 2 आ जाएगा, यानी कि 2 से बड़ी। तो यहाँ पे देखो अगर मैं 2 रखूँ, यहाँ पे 2 रखूँ तो 2 के स्क्वायर 4, तो 4 2 सा 8, 8 + 4 12, और लेसर देन इक्वल टू, और यहाँ पे 2 रखो 2, तो ये 4 4 और 3 12, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे देखो n की वैल्यू > 2 हो जाएगी। कुछ इस तरीके से आपको सोचना पड़ता है अपर बाउंड। खैर ये हमारे सिलेबस में नहीं, मैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए बस बता दिया था। इस तरीके से मैं आपको एक और एग्जांपल दूँ, 5n + 4 का आपको अपर बाउंड सेट करना है। तो अपर बाउंड क्या होगा, ये आपका फंक्शन है fn1, ठीक है, fn1 फंक्शन है। अब इसका अपर बाउंड क्या होगा, आपको तो एक n होगा और 5n + 4 है तो आपको 6 होगा, ये हो गया आपका अपर बाउंड। जहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n, और इसको इधर भेजो तो n हो जाएगा 5, 6n में से 5 माइनस हो गया तो n हो गया, और यहाँ पे 4, यानी कि n > 4, यानी कि 4 और 4 से ज़्यादा, समझे। तो छोटे वैल्यू के लिए आप कोई भी एल्गोरिदम लगा सकते हैं, यानी 2 और 2 से छोटे के लिए कोई भी एल्गोरिदम लगा दो। लेकिन जब ये इनपुट n की वैल्यू जब इन्फिनाइट जाती है तो टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में वेरिएशन आता है। तो कुछ इस तरीके से आप एक एग्जांपल ले लेना। खैर ये छोड़ देना, ये मैं समझा रहा था ना तो गड़बड़ हो गई थी। देखो यहाँ पे एक फंक्शन का एग्जांपल है fn 5n + 4, और इसका आप जब बिगो नोटेशन में यानी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालोगे तो ON आएगा, ON। तो यहाँ पे इसकी अपर बाउंड आप सेट कर सकते हो ना, लीस्ट अपर बाउंड आपको सेट करना है। तो 5n से थोड़ा सा बड़ा कौन है, 6, आपको लीस्ट बिगर वैल्यू लेनी है यहाँ पे, ये ध्यान में रखना। और n की वैल्यू क्या, > 4, तो यहाँ पे इसका ओमेगा नोटेशन क्या हो गया 1। यहाँ पे भी एक एग्जांपल में समझा रहा था कुछ पिछले वीडियो में, पर वो वीडियो को मुझे रीटेक लेना पड़ा, तो ये आप हटा देना, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हो गए। अब आते हैं ओमेगा नोटेशन की वैल्यू पर। ओमेगा नोटेशन क्या है, इट गिव्स द बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिदम, बहुत बढ़िया, मैंने बताया था। उसके बाद इट गिव्स लोअर बाउंड रनिंग टाइम ऑफ एन एल्गोरिदम, तो बेस्ट केस है तो लोअर बाउंड बताएगा। दैट मीन्स एल्गोरिदम विल टेक एटलीस्ट दिस मच टाइम देन इट्स लिमिट, यानी कि ये फिक्स वैल्यू वाली थी, यानी 10 लाख वाली वैल्यू थी ये मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिखा हूँ, ऐसे ही नोट्स में ऐसे लिखना नहीं है, समझाने के लिए बस बता रहा हूँ मैं, जो ब्लैक पेन यूज किया हूँ। ओमेगा नोटेशन क्या था, यही था आपका ओमेगा नोटेशन, लोअर सेट बाउंड था, यानी लोअर बाउंड था, और ये बेस्ट केस था। तो ये आपका ओमेगा नोटेशन वाली वैल्यू थी, और ये एल्गोरिदम 20 लाख वाला क्या था, बिगो नोटेशन वाला था। और ये आपका मैंने बताया, इसको आप एवरेज केस वाला ले लेना, यानी टाइट बाउंड रहने ले लेना, ये आपका फंक्शन था। और हमें GN बस कंपैरिजन करना था, जो आपका GN था ना, GN कंपैरिजन करना था। तो ओमेगा नोटेशन के लिए GN क्या होगा, FN से बड़ा होगा, और सॉरी बिगो नोटेशन के लिए GN क्या होगा, FN से बड़ा होगा, और जो ओमेगा के लिए GN क्या होगा, FN से छोटा होगा। आपने फॉर्मूले में भी देखा भी है। अब मैं आपको ओमेगा वाला दिखाऊंगा। तो ये लोअर बाउंड वाला था, ये बेस्ट केस था, यानी कि एल्गोरिदम एटलीस्ट 10 लाख रुपए तो लेगा ही, मतलब कि इतना टाइम तो लेगा ही, इससे कभी ज़्यादा नहीं जाएगा। ये बहुत ही एडवांस कैलकुलेशन करके तब 10 लाख की वैल्यू आती है। पर ये अलग बात है, रियल लाइफ में हम हमेशा वर्स्ट केस लेते हैं, हमारे लिए एल्गोरिदम तो यही लेना है, एल्गोरिदम तो यही बेस्ट होती है, पर रियल लाइफ में हमें वर्स्ट केस लेना पड़ता है। आप समझे ना, मैं एग्जांपल के थ्रू उस टाइम समझा रहा था शुरुआत में। तो ध्यान से देख लेना, हाँ, कि एल्गोरिदम विल टेक एटलीस्ट दिस मच टाइम देन इट्स लिमिट। तो सपोज FN और GN टू पॉजिटिव फंक्शन है, FN को हम ओमेगा नोटेशन में GN कब कहेंगे, FN अ फंक्शन FN इज सेड टू बी ओमेगा नोटेशन वाली GN इफ देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव कॉन्स्टेंट C एंड N नॉट सच दैट, इसकी फॉर्मूला ये हो गया। ये देखना, ये जो हमारा फंक्शन है, अब फंक्शन की हमें ओमेगा नोटेशन सेट करनी है। ओमेगा का मतलब क्या, बेस्ट केस, बेस्ट केस का मतलब क्या,
बेस्ट केस का मतलब क्या था, लोअर बाउंड, तो फंक्शन से लोअर बाउंड्री तो हमें सेट करना है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि लेसर देन सी डॉट जी एन। अब मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, मैंने यहाँ पे शुरू में जो 5n+4 था, इसी के एग्जांपल से समझाता हूँ। 5n+4 था, इसके लिए आपने जो अपर बाउंड क्या सेट कर रहा था, अपर बाउंड आप यहाँ इसका सेट करोगे 6 है, बहुत बढ़िया। इसके लिए अब अपर बाउंड नहीं, अब हम आते हैं लोअर बाउंड। लोअर बाउंड क्या था, ओमेगा नोटेशन था, तो लोअर बाउंड हम क्या सेट करेंगे, 5n+4 से हमें लोअर बाउंड सेट करना है, और वो भी सबसे नियरेस्ट लोअर बाउंड होगा। तो 5n+4 का लोअर बाउंड क्या होगा, 4n होगा, नहीं होगा, 4n नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 5n डालोगे, क्योंकि यहाँ से देखो +4 तो एक्स्ट्रा है ना, तो इसका सबसे नियरेस्ट लोअर बाउंड क्या हो गया, 5n ही होगा। यहाँ पे कन्फ्यूजन मत डालना कि इसको हमें 4n लिख दूँ, नहीं, ये मेरे साथ हुआ था, पर ये नहीं होगा, मैं अभी समझाने के लिए बताया, मैंने मिस्टेक्स दिखाई आपको ताकि और क्लैरिटी मिल जाए। तो 5n+4 का लोअर बाउंड क्या सेट करोगे आप, 5n सेट करोगे, इस तरीके से मान के चलो 2n² + 4 एक फंक्शन है, इसका बोलेगा आपको ओमेगा नोटेशन निकालना है, सबसे पहले बताओ इसका लोअर बाउंड आप क्या सेट करोगे, 2n+4 का लोअर बाउंड क्या सेट करोगे, n² सेट करोगे, नहीं, यहाँ पे +4 एक्स्ट्रा है तो यहाँ पे 2n² सेट करोगे। तो कुछ इस तरीके से आप सेट कर सकते हो, और इसकी फॉर्मूला ये रहा, ठीक है। अब देखो ओमेगा नोटेशन का आप ग्राफ देखो, कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे ये भी मैं रीटेक लेना पड़ रहा है इस वीडियो को, तो कुछ एग्जांपल्स ऑलरेडी ब्लैक पेन से लिए है, तो उसको इग्नोर करना, ठीक है। यहाँ पे देखो इनपुट साइज है, और ये एन नोट कुछ वैल्यू मीट कर रही है, और ये आपकी रनिंग टाइम या ग्रोथ रेट या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोल सकते हो। तो हमें फंक्शन जो था, यानी ये 15 लाख वाला केस था, और हम ओमेगा नोटेशन पढ़ रहे हैं, तो हमें लोअर बाउंड सेट करना है, तो जी एन इसके नीचे होगा। तो एफ एन से क्या हो गया, एफ एन से देखो सी जी एन जो है, मतलब सी कॉन्स्टेंट है, तो जी एन इसके नीचे जाएगा, हाँ। तो यहाँ पे देखो ओमेगा नोटेशन के लिए एफ एन बराबर ओमेगा जी एन इस तरीके से लिख देंगे। यहाँ पे एग्जांपल देखो 2n² + n, और इसकी जो हमें ओमेगा नोटेशन वाली कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है, तो n² हो जाएगा। इसका हमें क्या सेट करना है, लोअर बाउंड, तो 2n² + n का लोअर बाउंड क्या होगा, 2n² होगा, और जैसे ही इसका जब कैलकुलेट करेंगे तो n का वैल्यू > 0 आ जाएगा। यहाँ देखो 2n² और 2n² इधर भेजे तो 0 हो जाएगा ना, हाँ, तो n > 0। तो यहाँ पे c की वैल्यू क्या होगी, c की वैल्यू देखो हमने बताया ना कि कॉन्स्टेंट सोचना पड़ता है, तो यहाँ पे c की वैल्यू 2 आ जाएगी, और n > 0 है, तो कुछ इस तरीके से फंक्शन की वैल्यू ओमेगा n² आ जाएगी, यानी 2n² + n की जो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी ओमेगा नोटेशन में, ओमेगा n² आएगी। अब आते हैं थीटा नोटेशन, यानी एवरेज केस वाला, मैंने बताया ये 15 लाख वाला एग्जांपल था, यानी ये फंक्शन वाला। तो यहाँ पे इट डिस्क्राइब द एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम, बहुत बढ़िया। इट गिव्स बोथ अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम, यानी कि ये दोनों को बताती है, यानी कि जो 10 लाख और 20 लाख उसके बीच का बताता है ये थीटा नोटेशन, यानी कि चलो 14 लाख हो सकता है या 16 लाख हो सकता है। तो इट गिव्स बोथ अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम, दैट मीन्स एल्गोरिथम विल टेक नाइदर फास्टर नॉर स्लोअर टाइम फॉर लार्ज इनपुट एन, यानी लार्ज इनपुट एन के लिए एल्गोरिथम ना ही ज़्यादा टाइम लेगा ना ही कम टाइम लेगा, एक एवरेज टाइम लेगा। तो इसके लिए इस तरीके से आप सेट कर सकते हो। फंक्शन एक यहाँ पे दिख रहा है आपको, एक सेकेंड, हाँ, जो आपका ये फंक्शन है, तो इसके लिए अपर बाउंड आपने C2GN सेट कर दिया, लोअर बाउंड C1GN सेट कर दिया। तो एवरेज केस के लिए, एवरेज केस यानी कि ये कौन सा नोटेशन है, थीटा नोटेशन, तो थीटा नोटेशन के लिए इस तरीके का फॉर्मूला आपके पास निकल के आ जाएगा कि एफ एन जो है अपर बाउंड और लोअर बाउंड के बीच में लाई कर रहा है फॉर ऑल n > n0। तो यही है फंक्शन एफ एन इज सेड टू बी थीटा GN इफ देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव कांस्टेंट C1 एंड C2 एंड n नोट सच दैट। तो ये फॉर्मूला और ये ग्राफ आप लिख लोगे ना, बहुत सिंपल रहा है ना। ये कुछ भी तरीके से आप वेब वगैरह बना देना, पर यहाँ इंपॉर्टेंट है किसको ऊपर रखना है किसको नीचे रखना है। तो यहाँ पे एल्गोरिथम हम कंपेयर कर रहे हैं और उसकी अपर बाउंड और लोअर बाउंड सेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल देखो, एफ एन एग्जाम्पल 2n+3। अब फंक्शन जो है थीटा नोटेशन कब कहलाएगा कि जब 2n+3 का आप देखो ये फंक्शन है, इसका अपर बाउंड 3n हो जाएगा और इसका लोअर बाउंड 2n हो जाएगा। मैंने बताया ना c की वैल्यू यानी 2 और 3 की वैल्यू बहुत स्मार्टली हमें चूज करनी रहती है। फॉर ऑल n > 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे C1 और C2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 और 3 आ जाएगी। तो यहाँ पे इस एल्गोरिथम इस फंक्शन का जो आपका थीटा नोटेशन आएगा तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी n आ जाएगी, ठीक है। तो हम एक्चुअल में देखें, ये सवाल आपका हो गया।
ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल कुछ भी नहीं है एसिम्प्टोटिक नोटेशन, बस ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है ये कि बीगो नोटेशन को ही हम अपर बाउंड या वर्स्ट केस बोलते हैं। और एक डिफिनीशन में ये आ जाता था, एक डिफिनीशन ये लिख देना तो हो जाएगा। ओमेगा नोटेशन लोअर बाउंड बेस्ट केस को बोलते हैं और थीटा नोटेशन को टाइट बाउंड या एवरेज केस बोलते हैं। और बस इसके ग्राफ याद रखने हैं। तो मैं यहाँ पर आपको कुछ रिकैप दे दूँ, बहुत बढ़िया। ये रहा आपका बीगो नोटेशन, ठीक है, बीगो नोटेशन। ये रहा आपके ओमेगा नोटेशन, ठीक है, और ये आपका थीटा नोटेशन। और एन क्या था, इनपुट साइज। तो हमें इनपुट साइज को फंक्शन लेते थे एफ एन और जी एन, दो फंक्शन लेते थे। अब हमें दो फंक्शन का कंपैरिजन करना है, तो एक तो हम स्टैंडर्ड फंक्शन तो लेंगे ही ना। तो एक हमने स्टैंडर्ड फंक्शन एफ एन लिया था, इसकी अपर बाउंड के लिए क्या करना है, अपर बाउंड के लिए अपर बाउंड यानी कि बीगो नोटेशन, तो इसके लिए क्या करना है, जी एन को ऊपर सेट कर दो, ये आपका जी एन हो गया। और यहाँ पे कुछ कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। लोअर बाउंड के लिए क्या है, लोअर बाउंड के लिए आपका ओमेगा नोटेशन है, ये रहा ओमेगा नोटेशन, बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी यानी लोअर बाउंड, ठीक है। तो लोअर बाउंड के लिए क्या है, एफ एन तो एक स्टैंडर्ड वैल्यू है ना, 15 लाख आपने सेट कर दिया था। हाँ, लोअर बाउंड के लिए क्या होगा, फंक्शन के नीचे आप जी एन कर दोगे, ये एक जी एन, इसके लिए लोअर बाउंड सेट कर दिया। तो ग्राफ आप ध्यान में रखना, ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ करना है। और ये भी आप ध्यान में रख लिए ना कि हमें को लोअर बाउंड और अपर बाउंड कैसे सेट करना है। जैसे कि एक एग्जांपल और देता हूँ, 3n² प्लस एन। अब इसकी मैं अपर बाउंड और लोअर बाउंड सेट करना है तो कैसे करोगे, तो 3n² का सबसे नियरेस्ट वाला अपर बाउंड क्या हो जाएगा, 4n² कर दोगे, और इसकी सबसे लोअर बाउंड क्या हो जाएगा, 3n² हो जाएगा। और ये एफ एन क्या है कि एवरेज केस आ गया, है ना। तो फंक्शन का अपर बाउंड लोअर बाउंड किस तरीके से सेट करना है। हालांकि ये चीज़ें थोड़ी ज़्यादा ही एडवांस नहीं, मतलब थोड़ी ज़्यादा ही आगे निकल गई, सिलेबस से थोड़ा ओवरफ्लो हो गया। पर ये बात है ना कि चलो मैंने खुद से कोशिश करी थी समझाने के एसिम्प्टोटिक नोटेशन है क्या, इसके तीनों नोटेशंस किस तरीके से लिखते हैं। और आपने ये भी समझा था कि बीगो नोटेशन क्या था, उसके बाद ओमेगा नोटेशन क्या था, उसके बाद थीटा नोटेशन क्या था। अब इसमें न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल भी आते हैं कि आपको एक फंक्शन दे देगा 3n² प्लस 4n प्लस 4। अब इसका आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालना है। तो हमें हमेशा पता है कि टाइम और कॉम्प्लेक्सिटी हम थीटा और ओमेगा वाली लेते नहीं है, हमें सिर्फ बीगो नोटेशन वाली चाहिए। तो ध्यान से देखना, जब भी आपको कोई न्यूमेरिकल दे देना, तो बीगो नोटेशन में क्या होता था, हमें वर्स्ट केस लेना पड़ता था, यानी जो बड़ी वैल्यू है उसकी हमें एन की वैल्यू लेना है, यानी एन की सबसे लार्जेस्ट वैल्यू, तो इसकी n² हो गई, तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो n² निकल जाएगी। इस तरीके से एक और एग्जांपल दे दूँ, जैसे कि n/2 प्लस 4 प्लस 4, जो भी है, मतलब कि चाहे 4 ले लो। अब इसकी क्या है, n/2 है, लेकिन ओवरऑल बात करें तो ये ओ एन ही तो है, ये सबसे एन की सबसे वर्स्ट केस यानी अपर बाउंड वाली वैल्यू ओ एन ही तो है, यानी ये आपका जो n/2 प्लस 4, ये आपका जैसे कि एक फंक्शन रहा, तो इस फंक्शन का जो कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ओ एन ही तो जा रहा है। n/2 कभी नहीं लिखते कि n/2 इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जा रही है, ऐसा कभी नहीं लिखते, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा n लेते हैं, ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल आएगा, आपको सवाल प्रैक्टिस कर लेना। बाकी ये जो सवाल था एसिम्प्टोटिक नोटेशन ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। लेक्चर थोड़ा सा लंबा चला गया, पर ठीक है यार, मतलब कि मैं भी तो खुद पढ़ ही रहा हूँ, तो जो भी मेरी अंडरस्टैंडेबिलिटी थी उसके हिसाब से समझाने की कोशिश करी। लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया, पर 2x में देख लेना। पर ये श्योरिटी मुझे भी खुशी मिलेगी कि चलो मैंने समझाने में इतना एफर्ट तो लगाया, ठीक है ना। तो थोड़ी लेक्चर लंबा हो गया, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो अगले इंपॉर्टेंट सवाल में आपसे मुलाकात होगी।